मलिक साहब, आपने फजल दीन के ज़िम्मे तो एक काम लगा दिया है। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? शाह जी, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, आप मेरी गैर मौजूदगी में आज यहाँ बैठकर थानेदारी करेंगे। आपकी गैर मौजूदगी में? वो हैरत भरे लहजे में बोला। मैं कुछ समझा नहीं जनाब। क्या आपका कहीं जाने का इरादा है? हाँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ ज़ोहराबाई से मुलाकात करने, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मकतूल चौधरी वारिस अली के ड्राइवर ग़ुलाम हुसैन उर्फ गामी की ज़बानी मुझे इस वाक़े के हवाले से जो मालूमात हासिल हुई हैं वो मैं तुम दोनों को बिल तफसील बता चुका हूँ। वो लोग ज़ोहराबाई के कोठे से निकलकर शेखुपुरा की तरफ जा रहे थे तो हमारे थाने से पौन मील आगे इन पर एक जानलेवा हमला हुआ। हम जाए वकुआ से लेकर थाने तक के मामलात से तो मुकम्मल आगाही हासिल कर चुके हैं, मगर दूसरी जानिब यानी कि ज़ोहराबाई के कोठे पर पेश आने वाले वाक़यात से हम वाकिफ़ नहीं हैं। मैं इस केस के इसी पहलू को उजागर करने के लिए ज़ोहराबाई और रकासा नतिया से एक भरपूर मुलाकात करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि वो तजुर्बेकार और जहाँ दीदा सर्द व गर्म चुशीदा औरत इस गुत्थी को सुलझाने में ज़रूर मेरी मदद करेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, ASI फजलदीन ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और पूछा, अब ये भी बता दें कि खोजी की साथ में मुझे क्या क्या करना है। मैंने नहायत तफसील के साथ फजलदीन को समझा दिया कि मैं खोजी जाजी से किस किस्म के नताइज की तवक्को रखता हूँ। मज़कूरा नताइज किस तरह हासिल होंगे इसका फ़ैसला और लाहे अमल वो दोनों आपसी मशवरे के बाद तैयार कर सकते हैं। लाहौर और शाहिदरा के दरमियान सिर्फ़ एक दरियाए रावी ही है। मैंने अपने लिए एक टांगा मंगवाया और इस पर सवार होकर अपने मिशन पर रवाना हो गया। रावी का पुल गुजरने के बाद यादगार चौक आया और इसके बाद शाही मस्जिद के अक़ब में शाही महल आबाद है, बल्कि आबाद था क्योंकि 1990 के बाद तो वहाँ की दुनिया ही बदल चुकी है। तमाम बासर तवाइफ़ें इस इलाके को खैरबाद कहकर शहर के दूसरे हिस्सों में सकूनत इख्तियार कर चुकी हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था वो इक्का दुक्का अब भी इसी बाज़ार में किसी चरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहैसियत मजमूई बाज़ार हुस्न के तमाम कोठे उजड़ चुके हैं और इनकी जगह बुलंदोबाला इमारतों ने लेना शुरू कर दी है। मेरा टांगा बादशाही मस्जिद के पिछले हिस्से में पहुंचा और हुजूरी बाग के पहलू से गुजरकर इस बाज़ार के अंदर दाखिल हो गया जहां ज़ोहराबाई का कोठा था। हीरा मंडी में कदम रखने का ये मेरा पहला मौका था। अगर कार्य सरकार की मजबूरी ना होती तो मैं कभी इधर का रुख न करता। ज़ोहराबाई इस बाज़ार की मारूफ नायिका थी, लिहाजा इसके कोठे तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। जब मैं ज़ोहराबाई के कोठे पर पहुंचा तो वो दोपहर का वक्त था। ज़ोहराबाई बेदार हो चुकी थी। शाम से पहले किसी मेहमान मुलाकाती की आमद का सुनकर उसे हैरत तो हुई थी, ताहम उसने एक मुहज़्ज़िब मुलाजिम से कहकर मुझे बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने कोठे के ड्राइंग रूम में बिठाया। ज़ोहराबाई ने आने में 15 से 20 मिनट लगाए होंगे, लेकिन इसकी आमद से पहले मेरी खातिरदारी का अच्छा खासा सामान वहाँ पहुँचा दिया गया था। मौसम की मुनासबत से इन अशियाए खुर्दोनोश में गाजर का खुश्क मेवाजात से भरा पूरा हलवा, खुश जायका चाय, मुख्तलिफ़ अक़साम के बिस्किट और ज़बान खुसूसन तालू को जला डालने वाले गर्मा गर्म समोसे, और वह भी मीठी और चटपटी चटनी के साथ। मैंने बेपनाह मसरूफ़ियत के बायस आज दिन का खाना नहीं खाया था। सच्ची बात तो यह है कि मेरे सामने मेज़ पर चुने हुए इस नाश्ते से उठने वाली इश्ताह-अंगेज़ खुशबू ने मेरी भूख को हद दर्जा भड़का दिया था। लेकिन मेज़बान की अदम मौजूदगी में किसी नदीदे और नियते शक के मानिंद खाने पर टूट पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा, सो मैं ज़ोहराबाई का इंतज़ार करने लगा। ज़ोहराबाई ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो मैं एहतराम आदमियत का लिहाज रखते हुए उठकर खड़ा हो गया। इसने हाथ को पेशानी की तरफ ले जाते हुए मुझे सलाम किया और नहायती शुष्ता लहजे में बोली, हुजूर तशरीफ़ रखें,
हमारे मुलाजिम ने बताया था कि आपका ताल्लुक़ पुलिस डिपार्टमेंट से है, इसलिए हमने मुलाकात से इनकार करना मुनासिब न जाना, वरना ये वक्त हमारे आराम का होता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर मेज़ की जानिब इशारा करते हुए हैरत भरे अंदाज में इजाफा कर दिया, ये क्या, आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? ये नेमतें किसी और के लिए नहीं, सिर्फ़ आपके लिए हैं सरकार, बिस्मिल्लाह करें। ज़ोहरा 60 के पेटे में थी, मगर बनाव सिंगार, पहनावे और रख रखाव के बायस वो 40 से ज़्यादा की नज़र नहीं आती थी। वो मेरे सामने दूसरे सोफ़े पर बराए जमान हो गई। मेज़बान की जानिब से एनओसी मिलने के बाद मैंने लज़्ज़त कामो दहन को जहन में रखते हुए पेट पूजा के अमल का आगाज़ कर दिया और कहा, ज़ोहरा जी, मैं इस वक्त अवामी लिबास में हूँ, इसलिए आपके मुलाजिम को अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताना पड़ा ताकि आपसे मुलाकात में आसानी हो जाए। बस इतनी सी बात है। आपने बहुत अच्छा किया सरकार, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मायना खेज़ अंदाज में बोली। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी अफसर यूनिफॉर्म में हो या सादा लिबास में और या फिर बेलिबास, हम हर हाल में उसका ख़ास ख्याल रखते हैं और उसे अपना सरपरस्त समझते हैं। ज़ोहरा के आखिरी जुमले ने मुझे एक अजब सी नागवारी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इस पेशावर औरत ने पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट को एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश की थी, जो कि सरासर ज़्यादती वाली बात थी। बाहर कैफ मैंने अपने अंदरूनी जज्बात को आँखों और चेहरे से ज़ाहिर नहीं होने दिया और मुतदल अंदाज में कहा, ज़ोहरा जी, आप कमाल की उकाबी निगाह रखती हैं। आपने घाट घाट का पानी पी रखा है और रोज़ाना भांत भांत के मर्दों से आपका वास्ता पड़ता है। आपकी जहांदीदगी और वसी तजुर्बे को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने दानिस्ता ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया, फिर इसकी आंखों में देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, लेकिन मैं ज़रा वक्री टाइप का पुलिस वाला हूँ, मुझे समझना आसान नहीं है। बहुत खूब, हमें वक्री टाइप के करम फरमा कुछ ज़्यादा ही भाते हैं। वो जुमाइनी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाते हुए एक अदा से बोली, वैसे अभी तक आपने अपना तारुफ नहीं कराया। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने सरसरी अंदाज में कहा, आमद का मकसद बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी आमद की गर्ज़ व गायत बताना ज़रूरी समझता हूँ ज़ोहरा जी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर ठहरे हुए लहजे में कहा, ताकि आप किसी खुशफहमी का शिकार न हों। वो मेरी चुपती हुई बात का बुरा मनाए बग़ैर मुतदिल अंदाज में बोली, इरशाद, हम हमतन गोश हैं, वैसे हमने आपको पहले कभी देखा नहीं, लगता है कि नई नई तैनाती है। आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त है ज़ोहरा जी, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। मैंने कल रात ही एक पुलिस स्टेशन का चार्ज लिया है और आज एक संगीन वारदात के सिलसिले में इधर उधर पूछताछ करता फिर रहा हूँ। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मलिक साहब, आपको कौन सा थाना मिला है? इसने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। क्या इस संगीन वारदात के डांडे हमारे कोठे से मिल रहे हैं, जो आपको यहाँ आने की जहमत उठाना पड़ी? आपका ये अंदाज़ा भी एकदम दुरुस्त है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए जवाब दिया। मैंने थाना शाहिदरा का चार्ज लिया है और मैं जिस कत्ल की वारदात के हवाले से तफ्तीश कर रहा हूँ उसका ताल्लुक़ इसी कोठे से है। मलिक साहब, आप साफ अल्फाज में खुलकर बात करें। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई और ताउनामेज़ लहजे में बोली, इस केस के सिलसिले में हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। गुज़िश्ता रात इस कोठे पर नतिया नाम की एक रकासा की रस्म नत उतरवाई हुई थी। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। जी बिल्कुल हुई थी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। नदिया हमारे कोठे की सबसे ज़्यादा हसीन रकासा है। शेखुपुरा के एक जमींदार चौधरी वारिस अली ने सबसे ऊंची बोली लगाकर नदिया को एक रात के लिए हासिल कर लिया था। चौधरी साहब की पूरे 1000 की बोली पर यह मामला ठहर गया था। चौधरी साहब आज रात को फिर यहाँ आने वाले हैं। जब पिछली रात मामला ठहर गया था तो फिर आज आमद का मकसद? मैंने कता कलामी करते हुए कदरे तेज़ आवाज़ में पूछा। ज़ोहरा जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। मैं समझाती हूँ सरकार, वो थोड़ा सा आगे को झुकते हुए शाइस्ता लहजे में बोली। कल रात चौधरी साहब जब नदिया के कमरे में गए तो चंद मिनट के बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई। नदिया ने इनसे कहा,
मैं अम्मी से कहकर किसी डॉक्टर को बुला देती हूँ। मगर वो नहीं माने और नदिया को बताया कि वो आसाब को ताकत देने वाली एक देसी दवा का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक तरह की माजून है। वो माजून इनकी गाड़ी में रखी है। फिर वो मज़कूरा माजून की खुराक लेने कोठे से नीचे उतरे और वापस आ गए। वो चंद मिनट तक आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटे रहे, मगर इनकी तबीयत संभल न सकी और वो मुझे ये कहकर वापस शेखुपुरा चले गए, सोरा, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं और सर में दर्द भी हो रहा है। आज की रात मैं यहाँ नहीं गुजार पाऊँगा। चौधरी साहब, आप थोड़ा आराम करें तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, आपने आज रात के लिए नदिया को ख़रीदा है, फिर आपकी ज़िंदगी में ये मौका नहीं आएगा। मैं कल रात दोबारा यहाँ आऊँगा। उन्होंने कहा, मैंने आज रात के लिए नदिया की कीमत अदा कर दी है, ये रात मैं कल मना लूँगा। चौधरी साहब, रात गई बात गई। मैंने इन पर वाज़ेह करने की कोशिश की। अगर आपने आज की रात ज़ाया कर दी तो अगली रात दोबारा नदिया की बोली लगेगी। मतलब ये कि आपको एक बार फिर सबसे ऊंची बोली लगाकर नदिया को जीतना होगा। आपके 1000 रुपये मेरे पास अमानतन रखे रहेंगे। आप इसी रकम से अपनी बोली शुरू कर सकते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है। मैंने ज़रा रुककर इनके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और फिर अपनी बात मुकम्मल कर दी। आप चाहें तो अपने 1000 रुपये वापस ले लें और इस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन एक बात जहन में रखें कि जब मलिक खुदाबख्श को ये पता चलेगा कि नदिया की नत उतराई के लिए दोबारा बोली लगने वाली है तो वो नोटों से लदा फदा यहाँ आएगा। आपके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। चौधरी वारिस अली मुश्किलात से डरने वाला बंदा नहीं है ज़ोरा। वो अपना सीना ठोक कर बड़े करूर से बोला, मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं मलिक खुदाबख्श को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। कल बोली का आगाज़ 1000 रुपये ही से होगा। बोली चाहे कितनी भी बुलंदी तक जा पहुँचे, जीत मेरी ही होगी। नदिया और किसी के हिस्से में नहीं आ सकती और इसी बहाने तुम्हारी और तुम्हारे कोठे की किस्मत भी चमक उठेगी। नोट कर लो, कल तुम बहुत ज़्यादा अमीर होने वाली हो। हम गरीब तो कभी भी नहीं थे चौधरी साहब, मैंने इनसे कहा। बहरहाल आप कल शाम दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाएं। देखते हैं कि नदिया के नसीब में सोने रब ने क्या लिख रखा है। वैसे इस नौयत का अनोखा वाक़या हमारे कोठे पर पहली बार रूनुमा होने जा रहा है। वो सांस संभार करने की कर्ज से थमी और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मलिक साहब, यह है कल रात की कहानी। आज चौधरी साहब दोबारा हमारे कोठे को रौनक बख्शने वाले हैं। देखते हैं इस रात क्या निकल कर सामने आता है। वैसे हमने मलिक खुदाबख्श को भी पैगाम भिजवा दिया है। एक बात तो तय है कि मुकाबला कांटे का होगा। ज़ोराबाई ने किसी माजून का जिक्र किया था। मैंने आज सुबह मकतूल चौधरी की जामा तलाशी के अलावा इसकी गाड़ी के एक एक कोने को भी अच्छी तरह देखा था, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसी कोई शय नहीं मिली थी। हत्ता कि इसकी ड्राइवर गामी ने भी माजून का तस्करा नहीं किया था। ऐन मुमकिन है कि ये जिक्र उसके जहन से महव हो गया हो। क्लोरोफार्म के असरात बद ने उसकी जहनी कैफियत को खासा गड़बड़ा दिया था। ये तमाम तर ख़यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरी सोच से गुजरे और मैंने ठहरे हुए इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में ज़ोराबाई से कहा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। यह आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? वो तेज़ी से पलके झपकाते हुए बोली, खुदारा बुरी फालें तो ना निकालें मुँह से। आप तो हमारा धंधा ठप करने की बात कर रहे हैं। ज़ोरा जी, मैं आपको और आपके कारोबार को किसी किस्म की बददुआ नहीं दे रहा, बल्कि मैंने चौधरी वारिस अली के हवाले से एक शफ़ाफ़ और अटल हकीकत बयान की है। मैंने दो टोक अल्फाज में गहरी संजीदगी से कहा, किला शेखुपुरा का चौधरी अब कभी भी आपके कोठे की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मलिक साहब? मेरे बाशिगाफ अल्फाज ने ज़ोराबाई का चेहरा मुतगय्यर कर दिया था। सब खैरियत तो है ना? अगर खैरियत होती तो मुझे आपके कोठे पर ना आना पड़ता ज़ोरा जी, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। फिर इसे आज सुबह होने वाले वाक़ये से तफसीलन आगाह करने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मैं चौधरी वारिस अली के बहिमाना कत्ल की इंक्वायरी के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। आप मुझे बताएंगी कि पिछली रात मलिक खुदाबख्श और चौधरी वारिस अली के दरमियान किसी किस्म के गलतफहमी व अल्फाज दीगर किस नौयत की बदकलामी हुई थी?
कामी ने मुझे बताया है कि अपनी नाकामी पर मलिक खुदाबख्श ने आपको और मकतूल चौधरी को खरी खरी सुना डाली थी। कुछ खास नहीं मलिक साहब, वो आम से लहजे में बोली। वो चौधरी साहब के मुकाबले में अपनी शिकस्त पर खासे झुंझुलाए हुए थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब इस जीत पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये तो ज़ोराबाई अपने उसूलों की बहुत पक्की हैं, वरना मैं मज़ीद केश मंगवा कर आपको शिकस्त फाश दे सकता था। खैर, ये याद रखें कि लाहौर से शेखुपुरा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो मेरे इलाके से गुज़रता है। इसका क्या मतलब हुआ ज़ोहरा जी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। मलिक खुदाबख्श साहब शाहिदरा के एक ताकतवर और बासद जमींदार हैं जनाब, ज़ोराबाई ने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में जवाब दिया। ये तो वही बात हो गई कि बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में। मलिक खुदाबख्श का ताल्लुक़ शाहिदरा से है और डिपार्टमेंट ने मलिक सफदर हयात को थाना शाहिदरा ही का इंचार्ज बनाकर भेज दिया है। बहरहाल हमें चौधरी साहब की मौत का बहुत दुख है। वो बड़े खुले दिल के मालिक थे। ऐसे कदरदान बहुत कम होते हैं। वो हमारे फ़न के सच्चे चाहने वाले थे। उन्होंने कभी कंजूसी से काम नहीं लिया था। आपको मैंने बताया है ना कि मैंने गुज़िश्ता रात ही थाना शाहिदरा का चार्ज संभाला है। मैंने कदरे बेजारी से कहा। मैं अपने थाने के मुख्तसर से स्टाफ के सिवा अभी शाहिदरा के किसी बंदे से वाकिफ़ नहीं हूँ। चुनांचे आपने मलिक खुदाबख्श के हवाले से जो मुहावरा बोला है वो मुझ पर फिट नहीं बैठता। कबल अज़ वक्त मुहावरा बोलने पर हम बेहद माजरत खाएँ मलिक साहब, वो नदामत भरे अंदाज में बोली। वैसे आपके चेहरे के तासुरात को देखकर हम एक बात पूरे वसूख से कह सकते हैं सरकार। उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और फिर एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए बोली, अब तो आप ये ढंढोरा पीटने से पास नहीं आएंगे। क्या मुझे पास आ जाना चाहिए? मैंने पलटकर इसी से पूछ लिया। आपने मुझे मलिक खुदाबख्श की जिस खफगी के बारे में बताया है, इसके अंदर मकतूल चौधरी के लिए एक संगीन धमकी छुपी हुई है। आप ज़रा मलिक साहब के अल्फाज पर गौर करें। चौधरी साहब, ये याद रखें कि लाहौर से शेखुपुरा जाने का सिर्फ एक रास्ता है जो मेरे इलाके से गुज़रता है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके इजाफ़ा करते हुए कहा। ये तो चौधरी वारिस अली के लिए खुली धमकी थी। मलिक खुदाबख्श मकतूल को ये बावर कराना चाहता था कि तुमने नदिया के मामले में तो मुझे नीचा दिखा दिया है, लेकिन तुम मेरे इलाके से ज़िंदा सलामत नहीं गुज़र सकोगे। और इसके बाद मेरे थाने से महज पौन मील के फासले पर चौधरी वारिस अली को मलिक खुदाबख्श के इलाके में बड़ी बेदर्दी से गर्दन काट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सारा वाक़या मैं आपको सुना चुका हूँ। इस वक्त जो हालात व वाक़यात आपके सामने हैं, एक थानेदार की हैसियत से मलिक खुदाबख्श पर आपका शक बिल्कुल जायज़ है। ज़ोराबाई ने मुतदिल अंदाज में कहा। एक शकस खुर्दा शख्स जबकि वो बेपनाह असरो रसूख का मालिक भी हो तो उसकी तरफ से किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई की तवक्को की जा सकती है, लेकिन मलिक खुदाबख्श किसी भी हवाले से चौधरी साहब की मौत का ज़िम्मेदार है या नहीं, इसका हतमी फ़ैसला तो आपकी कड़ी तफ्तीश नहीं करना है। हम ठीक कह रहे हैं ना मलिक साहब? ज़ोहरा जी, आपकी कामिल तज़किये ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो उसने इज़्तिरारी अंदाज में इस्तफसार किया। कौन सी बात आलीजा? ये बात कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम समझे नहीं सरकार। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोली। थोड़ी वजाहत कर दें तो सर्रा नवाजी होगी जनाब की। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जैसी दाना और बीना खातून को इस बाज़ार में नहीं होना चाहिए। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में कहा। ऐसी महज़्ज़ब, पुरखुलूस और बाइख़लाक़ ख़वातीन का असल मकाम कोठा नहीं कोठी है, एक शानदार बंगला, एक महफूज पनाहगाह। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो मलिक साहब। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए जहरखंद लहजे में बोली, लेकिन आपके इस माशरे में ऐसे मर्दों का फुकदान है जो हमें कोठे से उठाकर अपने घर की जीनत बना सकें, क्योंकि उनकी नज़र में हम गुनाह की पोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं। अब वो इस गंदगी को अपने घर में पनाह देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
हालांकि बड़े बड़े इज्जतदार उमरा और अशराफ इसी गलाजत में मुंह मारने हमारे कोठे का जीना फ़ख्र से सीना तान कर कुशां कुशां चढ़ते हैं। वो हम पर दिलो जान और मालो दौलत निछावर करने में ज़रा कंजूसी नहीं बरतते, लेकिन हमें अपने घर की इज्जत बनाने में इन्हें मौत आती है। मैंने इस नाजुक और हसास मौजू को यकसर खैरबाद कहते हुए अपने मतलब का सवाल किया। ज़ोहरा जी, आप लोगों के मसाइल पर हम फिर कभी खुलकर बात करेंगे। फ़िलहाल आप मुझे ये बताएं कि मकबूल चौधरी गुज़िश्ता रात कितने बजे आपके कोठे से रवाना हुआ था? ठीक 2 बजे रात जनाब आली, उसने जवाब दिया। आपने लफ्ज़ ठीक पर बहुत ज़ोर दिया है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, जिससे यही ज़ाहिर होता है कि आपने उसके जाते वक्त घड़ी पर नज़र डाली थी। जी, ऐसी ही बात है, वो सर को अस्पाती चुम्बिश देते हुए बोली। लगभग 1 बजे चौधरी साहब की तबीयत ख़राब हुई थी और 1:30 बजे वो मुकव्वी आसाब माजून खाने नीचे अपनी गाड़ी में गए थे, मगर इस माजून के इस्तेमाल के बावजूद भी इनकी हालत संभल न सकी। मजबूरन 2 बजे वो यहाँ से रुखसत हो गए थे और इस वक्त हमने वाकई घड़ी देखी थी। ठीक हो गया, मैंने रसान भरे लहजे में कहा। ज़ोहरा जी, आपसे आखिरी सवाल। मैंने लम्हे भर को रुककर अपनी बात मुकम्मल करते हुए पूछा। ये बताइएगा, जब मकतूल चौधरी, वारिस अली और मलिक खुदाबख्श के दरमियान नदिया को लेकर बहस व तकरार और गर्मा गर्मी हो रही थी, क्या उस वक्त चौधरी का मुलाजिम गामी भी यहाँ मौजूद था? मैंने ये सवाल पूछने की ज़रूरत इसलिए महसूस की थी कि गामी के मुताबिक वो लोग गुज़िश्ता रात 1 बजे कोठे से निकले थे, जबकि ज़ोहरा बाई का दावा था कि उसने ठीक 2 बजे इन्हें रुखसत किया था। 1 घंटे के फ़र्क को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अगर गामी ने दानिस्ता ये गलत बयानी की थी तो ये गड़बड़ वाली बात थी। इसकी नीयत को रीचेक करने की ग़र्ज़ से मैंने ज़ोहरा बाई से ये सवाल पूछा था। जी मलिक साहब, वो बड़े फसूख से बोली। गामी के सामने ही वो बदमज़गी हुई थी। फिर जब मलिक खुदाबख्श हमसे खफा होकर चले गए तो चौधरी साहब ने गामी को नीचे भेज दिया था। गामी ने अपने तवील बयान में मुझे बताया था कि जब चौधरी वारिस अली और मलिक खुदाबख्श में तर्क कलामी हुई तो वो नीचे गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन ज़ोहरा बाई का बयान गामी के बयान की नफ़ी कर रहा था। इससे यही समझ में आता था कि इन दोनों में कोई एक गलत बयानी कर रहा था, क्योंकि इन बयानात की रूह से वो दोनों बैक वक्त ना तो सच्चे हो सकते थे और न ही झूठे। इनमें से एक गलत था और दूसरा सही। मैंने मलिक खुदाबख्श के साथ ही गामी और ज़ोहरा बाई के नामों पर भी दायरा लगाया और रसान भरे लहजे में कहा। ज़ोहरा जी, आपके इस ताउन के लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इस सिलसिले में अगर किसी इंक्वायरी के लिए मुझे दोबारा भी यहाँ आना पड़ा तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये पुरखुलूस ताउन मुझे हासिल रहेगा। ज़हे बख्त मलिक साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए एक अदा से बोली। ज़ोहरा बाई के कोठे का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा बार रहेगा। आपकी आमद हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार होगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, मैंने उठकर खड़ा होते हुए कहा। अगर आप रात तक रुक जाते तो, ज़ोहरा बाई ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आपका इशारा नदिया के मुजरे की तरफ है या फिर इसकी रस्म नथ उतराई के सिलसिले में होने वाली नीलामी की जानिब? मैंने जज्बात से आरी लहजे में इस्तफसार किया। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं बेहद माजरत चाहूँगा। आप गलत समझे मलिक साहब, वो मायना खेज़ अंदाज में बोली। हमारे जहन में कुछ और ही था। हम तो आपकी तवानाई और वक्त बचाना चाहते थे। इस सब का क्या मतलब हुआ ज़ोहरा जी? मैंने खड़े खड़े पूछ लिया। बताएं, आपके जहन में क्या चल रहा है? कबल इसके कि ज़ोहरा बाई मेरे सवाल का जवाब देती, एक मुलाजिम सूरत अधेड़ उम्र दुबले पतले शख्स ने ड्राइंग रूम में आकर ज़ोहरा के कान में कुछ कहा। ज़ोहरा ने इस बात में गर्दन हिलाने के बाद मुझसे कहा, सरकार तशरीफ़ रखें, हम अभी आते हैं। अपनी बात के इख्तिताम पर वो सोफ़े से उठकर खड़ी हो गई। फिर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए वो अपने मुलाजिम के साथ वहाँ से चली गई। ये सब कुछ अचानक ही हो गया था। मुलाजिम की खुसर पुसर में कोई ख़ास बात ज़रूर मौजूद थी। मैंने ज़ोहरा बाई के चेहरे पर कई रंग एक साथ डूबते और उभरते देखे थे। यूँ महसूस होता था कि इस कोठे पर कोई इमरजेंसी हो गई हो
बहरहाल मैं दोबारा सोफे पर बैठ गया। ज़ोराबाई की वापसी लगभग 5 मिनट के बाद हुई और उसने आते ही मुझे मुखातिब करते हुए लजाजत भरे मगर शाइस्ता अंदाज में कहा, मलिक साहब, अगर आप जाना चाहते हैं तो बसत चौक तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अफसोस कि हम जिस मकसद से आपको यहाँ पर रुकने को कह रहे थे वो फौत हो चुका है। मैं कुछ समझा नहीं ज़ोरा जी, मैंने उलझन भरे एक तशवीशनाक लहजे में पूछा। आप किस मकसद की बात कर रही हैं? हम आपको मलिक खुदाबख्श साहब से मिलवाना चाहते थे ताकि आप चौधरी साहब को पेश आने वाले सानहे के हवाले से मलिक साहब से पूछताछ कर लें। वो माजरत खान अंदाज में वजाहत करते हुए बोली, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहा। मलिक साहब आज यहाँ नहीं आ सकेंगे। वो गुज़िश्ता रात ही रावलपिंडी रवाना हो गए थे। वहाँ पर इनकी अकलौती छोटी बहन सलमा रहती हैं। सलमा के शौहर नियाज़ अली का हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया है। मलिक साहब 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं आएंगे। ये सारी मालूमात हमें इस आदमी ने फ़राहम की हैं जिसे हमने मलिक साहब को पैगाम देने शायदरा भेजा था। वो अभी वहाँ से वापस आया है। ज़ोरा जी, मुबारक हो, आपकी तो बैठे बिठाए लॉटरी निकल आई, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। नदिया बीबी का एक तलबकार तो गया बरज़ख में, कभी वापस न आने के लिए। सो उसके दिए हुए 1000 रुपये अब हुए आपके। चौधरी वारिस अली नदिया की नत तो नहीं उतार पाया, मगर दूसरी दुनिया में उसकी खाल उतारने के इंतज़ामात बफज़ले खुदा हो चुके हैं। बाकी बच्चा नदिया बीबी का दूसरा तलबकार मलिक खुदा बख्श। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी सांस ली और फिर तंज भरे इन अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, मलिक साहब 1 हफ्ते के बाद वापस आएँ या फिर 1 माह तक अपने बहनोई का शौक़ मनाने के बाद लौटें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जब भी वापस आएँ आप नदिया की नत वाले बेहुदा फंक्शन की तारीख तय कर लीजिएगा, बशर्ते कि इससे पहले मैंने आपके कदरदान मलिक खुदा बख्श को जेल की सलाखों के पीछे न पहुंचा दिया चौधरी वारिस अली के कत्ल के इल्ज़ाम में। अब मैं चलता हूँ। इस बार ज़ोराबाई ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर वो ऐसी कोई कोशिश करती भी तो मैं रुकने वाला नहीं था। जब मैं थाने पहुँचा तो सूरज ग़ुरूब हो रहा था। आज मेरी असर की नमाज़ ख़ता हो गई थी, लिहाजा मैं मग़रिब की नमाज़ अदा करने के एहतमाम में लग गया। पाक परवरदिगार के हुज़ूर हाज़री किसी भी इंसान के लिए दुनिया के हर काम से ज़्यादा अहम फरीज़ा है। अगर संजीदगी से इस बारे में सोचें तो, और अगर खोपड़ी के अंदर सोचने वाली मशीन नदारत है या उसके कलपुर्ज़े मुसलसल गफलत के बाइस जंग पकड़ चुके हैं तो फिर बकौले किसे फ़िक्र नफ़ा का ऐश कर काका। ज़ोराबाई के कोठे से निकलकर मैं गामी के बारे में सोचता रहा था। ज़ोरा के बयान के तनाजुर में गामी के कई एक झूठ मुझ पर आया हो चुके थे। इस दरोगोई के असबाब और मकासद तक रसाई हासिल करना अभी बाकी था। ताहम गामी की ज़ात मेरी नज़र में नाकाबिल एतबार ठहर चुकी थी। मैं नमाज से फ़ारिग हुआ तो हवलदार और एएसआई ने मुझे घेर लिया। जब हमने एक दूसरे को अपनी अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया तो मलिक खुदाबख्श से ज़्यादा मकतूल चौधरी का ड्राइवर गामी हमारी फौरी तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। मुझे तो इस पर सिर्फ शक ही हुआ था, लेकिन एएसआई फजल दीन ने खोजी जाजी की माहिराना काविश की तफसील जब बयान की तो गामी पूरी तरह शक के दायरे के अंदर अपनी मुस्तकिल जगह बना चुका था। खोजी एजाज हुसैन और जाजी की रिपोर्ट के मुताबिक गामी की सुनाई हुई 4 ढाटापोश हमलावरों की कहानी झूठ के पुलंदे के सिवा कुछ भी नहीं थी। चाय वकुआ पर और उसके गिरदोनवा में ऐसे 4 मर्द और 1 औरत के कदमों का खुराक कहीं नहीं मिला था। अगर वो पांचों उड़ना जानते थे और उन्होंने इस मज़मूम कार्रवाई के दौरान में एक कदम भी ज़मीन पर नहीं रखा था तो अलग बात है, लेकिन ये इसलिए भी नामुमकिन था कि गामी के बयान की रोशनी में 2 ढाटापोश अफराद ने चौधरी वारिस अली को काबू करने के बाद एक तेज़ धार खंजर की मदद से उसकी शहरक काट डाली थी, जबकि बाकी 2 ढाटापोश अफराद ने गामी को जकड़कर क्लोरोफार्म में बसे हुए रुमाल की मदद से इसे अंटा गफील कर दिया था। अलावा इसी वो हसीन व जमील औरत भी गामी ने सड़क के एन वस्त में पड़ी देखी थी।
और गामी ने बेहोशी की हालत में खुद को घसीटकर मकतूल चौधरी के नज़दीक डालने की जो बात की थी, इसमें भी ज़रा सी सदाकत नहीं थी। जाजी को नीम पुख्ता सड़क और उसके साथ वाले कच्चे रास्ते पर ऐसे कोई आसार नहीं मिले थे। कुल मिलाकर ये कि गामी झूठा साबित हो रहा था। कोई इंसान उस वक्त गलत बयानी का सहारा लेता है। मैंने अमीन शाह और फजलुद्दीन की तरफ देखते हुए गंभीर अंदाज में बोलना शुरू किया। जब वो किसी संगीन जुर्म की मंसूबाबंदी कर चुका हो और उसकी कोशिश ये हो कि कोई उसके इरादे को भांप ना पाए, या उसने वो संगीन जुर्म अंजाम दे डाला हो और उसकी ख्वाहिश ये हो कि किसी को उसके काले करतूत की खबर ना हो सके, या वो किसी को नुकसान पहुंचाने का फैसला कर चुका हो, और या फिर वो किसी गलत रास्ते से कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करने की तगोदो में मसरूफ़ हो। और आखिरी किस्म झूठ बोलने वालों की ये है कि वो महज तफरीह और मजाक के लिए इस तरह की हरकतें करने के आदी होते हैं। ऐसे दरोगो अफराद के पेश नज़र किसी भी नौइयत की तक़सीब कारी नहीं होती। तो आप गामी के झूठों को किस कैटेगरी में रखते हैं मलिक साहब? मेरी बात मुकम्मल होने पर एएसआई फजलुद्दीन ने सवाल किया। इसकी कैटेगरी का फैसला कल हो जाएगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। कल जब वो मकतूल चौधरी के लवाहिकीन के हमरा लाश लेने आएगा तो मैं किसी माकूल बहाने से इसे अपने पास रोक लूँगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मलिक साहब, अगर गामी किसी भी हवाले से चौधरी वारिस अली के कत्ल में मुलविस है तो फिर ये भी हो सकता है कि वो इन लोगों के साथ यहाँ आए ही नहीं। हवलदार अमीन शाह ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, क्यों ना हम रातों रात इसे गिरफ्तार करके यहाँ ले आएं। शाहजी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैंने अमीन शाह की तरफ देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ठंडा करके खाएंगे तो हमारा मुंह नहीं चलेगा। मैं ये बात किसी वजह से कह रहा हूँ। एएसआई ने इसरारी लहजे में कहा, मलिक साहब, हम वो वजह जानना चाहेंगे। नंबर 1, मैंने अभी तक उसके सामने उस पर अपने शक का इजहार नहीं किया। ये सारी बातें हमें उसके जाने के बाद मालूम हुई हैं, लिहाजा वो थाने की तरफ से किसी तशवीश में मुब्तला नहीं होगा। सो कल वो दीगर अफराद के साथ ज़रूर यहाँ आएगा। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी सांस ली और फिर कहा, मशकूक अफराद की फहरिस्त में गामी के अलावा मलिक खुदाबख्श का नाम भी शामिल है, और ये बंदा इस वक्त शायदरा में मौजूद नहीं। बिलफर्ज अगर चौधरी वारिस अली के कत्ल की साजिश में गामी और खुदाबख्श एक ही रास्ते के राही हैं और गामी ने ये सब कुछ मलिक खुदाबख्श के ईमा पर किया है, तो फिर गामी की गिरफ्तारी पर खुदाबख्श चौकन्ना हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये केस किसी भी पेचीदगी का शिकार हो सकता है। नंबर 3, और सबसे अहम बात यह है कि मैंने एक बार फिर मुख्तसर सा वक्फा लिया और उसके बाद अपनी बात मुकम्मल यूँ की। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें मकतूल चौधरी की लाश का ज़रूर इंतज़ार कर लेना चाहिए। इसके बाद हम एक मजबूत लाए अमल के साथ आगे बढ़ेंगे और कातिल की गर्दन हमारी हाथों की गिरफ्त में होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गर्दन मलिक खुदाबख्श की है या गामी की, और या फिर इन दोनों की। मेरा मंसूबा तुम लोगों की समझ में आ रहा है ना? उन्होंने अपने सरों की जुम्बिशों से मेरी मंसूबाबंदी पर साथ किया और मैं वहाँ से उठकर अपने क्वार्टर में चला गया, जो थाने के अकब में रेलवे लाइन की जानिब बना हुआ था, मगर वो थाने की चार दीवारी के अंदर ही वाक़ था। आज का पूरा दिन भाग दौड़ जोड़ तोड़ में गुजरा था। इस वक्त मेरे जिस्म का एक एक जोड़ पूरी तरह दुख रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हैरत अंगेज़ तौर पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं इशा की नमाज अदा करने के बाद गर्म बिस्तर के अंदर पहुंच तो गया था, लेकिन मेरा जहन मुसलसल गामी की दरोगोई की वजूहात के बारे में ही सोच रहा था। गुजरे हुए कल ने अगर इस केस को दफनाने के लिए जो भी ताबूत तैयार कर दिया था, तो आने वाले कल ने इस ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी, और इस कील का नाम था चौधरी वारिस की चीर फाड़, जो सिविल सर्जन ने सरकारी अस्पताल में की थी। 13 जनवरी की दोपहर से पहले मकतूल चौधरी की पोस्टमार्टम शुदा लाश थाने पहुंचा दी गई। लेबॉर्ट्री टेस्ट और पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी इसके साथ ही थी।
अस्पताल के अमले को रुखसत करने के बाद मैंने दोनों रिपोर्ट्स को खोलकर पढ़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी वारिस अली की मौत 11 और 12 जनवरी की दरमियानी रात 2 और 4 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मौत का ये वक्त मेरे अंदाजे की तस्दीक करता था, लेकिन इसके बाद वाले जुमले मेरे लिए चौंका देने वाले थे। चौधरी के बदन को चीर फाड़ करने वाले सर्जन की माहिराना राय के मुताबिक जब मकतूल चौधरी की शहरक पर खंजर चलाया गया तो उसका शुमार जिंदा इंसानों में नहीं होता था, यानी इससे लगभग आधा घंटा पहले इस बदनसीब का काम तमाम हो चुका था। गोया खंजर चलाने वाले शकील कल्ब शख्स ने एक लाश की गर्दन काटी थी। इस सनसनीखेज इंकिशाफ ने मेरे दिमाग में थरथरी मचा दी और मैं लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट का मुताला करने लगा। ये तज्जियाती मुताला पहले से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक और धमाका खेज साबित हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के मैदे और खून में एक ख़तरनाक और सरीउल असर जहर संकिया की भारी मिकदार पाई गई थी। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरा ध्यान आपो आप इस माजून की तरफ चला गया जो जोराबाई के बयान के मुताबिक मकतूल ने रात 1:30 बजे के करीब खाई थी ताकि इसकी बिगड़ी हुई तबीयत को कुछ सहारा मिल सके, मगर ऐसा हुआ नहीं और चौधरी को जोराबाई का कोठा छोड़कर अपने घर का रास्ता नापना पड़ा था। पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट्स ने गामी को मेरी निगाह में एक्यूज बॉक्स में ला खड़ा किया था। मैं इस इम्कान को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि गामी ही ने चौधरी वारिस अली की माजून में मुज़र सेहत और जानलेवा संकिया मिलाया होगा। किला शेखुपुरा से एक वैगन भरकर कमोबेश 1 दर्जन अफराद मकतूल चौधरी वारिस अली की लाश लेने थाने पहुंचे थे। इस बड़े साइज़ की वैगन के साथ ही नीली टोयोटा करोना भी आई थी। इस कार में मकतूल का सौतेला बेटा चौधरी बिलाल अहमद अल मारूफ बे छोटा चौधरी अपने ड्राइवर गामी के साथ आया था। गामी को देखकर मुझे दिली इत्मीनान हासिल हुआ क्योंकि मैं दर हकीकत इसी की रात देख रहा था। चौधरी बिलाल अहमद की उम्र 25 के आसपास रही होगी। वह एक दराज कामत और गठे हुए बदन का मालिक गबरू जवान था। ताहम इस वक्त चौधरी का चेहरा गमो अंधों की आमाज का बना हुआ था। चौधरी वारिस अली की अलमनाक मौत ने इसे मुरक्काए हुस्नो मलाल बना दिया था। मैंने मुनासिब अल्फाज में इस सानिह पर गहरे रंजो अफसोस का इजहार किया तो उसने अफसरदा नज़र से मुझे देखते हुए कहा, थानेदार साहब, जो होना था वो हो चुका और गुजरे हुए वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक काम आपके इख्तियार में है और मैं चाहता हूँ कि वो काम आप जल्द से जल्द कर डालें। कौन सा काम चौधरी साहब? मैं पूछे बिना न रह सका। बड़े चौधरी साहब की मौत के ज़िम्मेदार अफराद को इबरतनाक सज़ा दिलवाना, और यह आपके फ़राइज़ मनसबी का हिस्सा भी है। मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ चौधरी साहब, और मुझे मेरे महकमा जाती फ़राइज़ और इख्तियारात का भी बखूबी अंदाज़ा है। मैंने चौधरी बिलाल के चेहरे पर निगाह जमा कर ठोस अंदाज में कहा, आपकी तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार अफराद को करारे वाकई सज़ा मिले, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये नेक काम 2 से 3 दिन में हो जाएगा। 2 से 3 दिन में? उसने मेरे कहे हुए अल्फाज को बेयकीनी से दोहराने के बाद सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। जी चौधरी साहब, मैंने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। मैं इतनी ही तेज़ी से काम करता हूँ जनाब। आज गिरफ्तारी, कल मुल्जिम अदालत में और परसों अदालत से सीधा जेल में। अपनी कारकर्दगी की ये फुर्ती मैंने महज छोटे चौधरी का रद्द अमल देखने के लिए बयान की थी। वो चंद लम्हात तक खोजती हुई नज़र से मुझे तकता रहा और फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, इसका तो ये मतलब हुआ कि आपने बड़े चौधरी साहब के कातिलों को ढूंढ निकाला है और बस अब इन पर हाथ डालना बाकी रह गया है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सिर्फ ठीक नहीं बल्कि बहुत ही ठीक चौधरी साहब, मैंने सपाट आवाज़ में कहा, लेकिन इस सिलसिले में मुझे आपके ताउन की ज़रूरत होगी। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। आप हुक्म करें जनाब। मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन के लिए अपने ड्राइवर गामी को मेरे पास छोड़ जाएं। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। वो किस लिए? वो बिदके हुए लहजे में बोला।
मैं एक दिन के लिए गामी को अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वो मोहतात अल्फाज में पूछने लगा, इससे क्या होगा? मैंने कल का पूरा दिन इस केस पर मगज़ खपाया है। मैंने अपने सोचे समझे मंसूबे को बाआहिस्तगी आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया। इसी सिलसिले में मैं ज़ोहराबाई के कोठे पर भी काफ़ी वक्त गुजार कर आया हूँ। ज़ोहराबाई ने मुझे चौधरी साहब के चंद दुश्मनों के बारे में बताया है। मुझे शक नहीं बल्कि पक्का यकीन है कि इन्हीं लोगों ने या इनमें से किसी एक दो ने चौधरी साहब का ताक़ुब किया था और उन्हें मेरे थाने से थोड़े फासले पर घात लगाकर शिकार किया है। इस तमाम अरसे में गामी चूँकि चौधरी साहब के साथ था, इसलिए मैंने ज़रा देर को रुककर छोटे चौधरी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि गामी इन लोगों को शनाख्त करने में मेरी मदद करेगा। इस तरह मैं अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा। इस वक्त मेरे और छोटे चौधरी बिलाल के सिवा इस कमरे में और कोई बंदा बशर मौजूद नहीं था। मेरी सुनाई हुई कहानी छोटे चौधरी की समझ में अच्छे से बैठ गई। उसने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, थानेदार साहब, आप एक दिन नहीं, एक हफ्ते के लिए गामी को अपने पास रख लें। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि चौधरी साहब के कातिल जल्द से जल्द कैफरे किरदार को पहुँच जाएं। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा चौधरी साहब, मैंने सदके दिल से कहा। आप मुझ पर भरोसा करके चौधरी वारिस अली की लाश के साथ शेखुपुरा चले जाएं, बाकी मैं देख लूँगा। चौधरी बिलाल अहमद ने मुझसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई सवाल नहीं किया और मैंने भी अस खुद बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो चौधरी वारिस अली की लाश को लेकर थाने से रुखसत हो गया तो मैं गामी को लेकर वापस अपने कमरे में आ गया। हवलदार अमीन शाह को भी मैंने वहीं बुला लिया था। जब हम सब बैठ चुके तो गामी ने जोश भरे लहजे में मुझसे पूछा, छोटे चौधरी साहब बता रहे थे कि आपने मुझे अपनी तफ्तीशी टीम का हिस्सा बना लिया है, क्या ये बात सच है? चौधरी साहब भला तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जज्बात से आरी लहजे में कहा, मैंने तुम्हें जिस टीम में शामिल किया है वो इन्हीं 3 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी मैं, हवलदार अमीन शाह और तुम। वो खुश होते हुए बोला, ठीक है थानेदार साहब, फिर ज़बान से ठीक कह देने से सब ठीक नहीं हो जाता गामी? मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, इसे अपने अमल से भी ठीक साबित करना पड़ता है। वो खबर नकों की मानेंद गर्दन हिलाते हुए बोला, जी बिल्कुल, तो मैं अपनी तफ्तीश का आगाज़ तुमसे करता हूँ गामी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं तुमसे चंद आसान सवालात करूँगा, तुमने पूरी ईमानदारी से इनके दुरुस्त जवाब देना है। अगर तुम इस इम्तहान में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें 100 रुपया इनाम में दूँगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे भरपूर ताउन नहीं किया तो तफ्तीश के दूसरे मरहले से तुम्हें हवलदार गुजारेगा। और ये बात जहन में रखना कि अमीन शाह ज़बान से नहीं हाथ पाँव से बात करता है। बोलो मंजूर है या नहीं? गामी ने उलझनज़दा सरासीमा नज़र से मुझे देखा और हद दर्जा परेशानी से बोला, थानेदार साहब, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। मतलब ये कि तुम ज़बान की नहीं हाथ पाँव की समझते हो? मैंने तेज़ नज़र से इसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, और तुम ये चाहते हो कि तुम्हें बराह रास्त अमीन शाह के हवाले कर दिया जाए, हैं? यही बात है ना? वो समझ गया कि मैंने इसे फंसा लिया है। नहीं सरकार, उसने लजाजत भरे लहजे में कहा, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका सीधा और खरा जवाब दूंगा। इस किस्म का वादा तो तुमने कल सुबह भी किया था, फिर इसके बाद क्या हुआ? मैंने खफगी भरी नज़र से इसे घूरा। खैर, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, अगर तुमने इस मौके को गंवा दिया तो फिर मुझसे किसी रियायत या नरमी की उम्मीद नहीं रखना। समझ गया माई बाप, वो सहमी हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने पूछा, तो शुरू करें? उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। तुमने मुझे बताया था कि वक़ुआ की रात तुम और मकतूल चौधरी वारिस अली रात 1 बजे ज़ोहराबाई के कोठे से निकल आए थे। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मगर ज़ोहराबाई का तो दावा है कि उसने मकतूल चौधरी को 2 बजे अपने कोठे से रुखसत किया था। ज़ोहरा झूठ बोल रही है, वो थूक निकलते हुए बोला। ज़ोहराबाई ने मुझे बताया है कि जब मकतूल चौधरी और मलिक खुदाबख्श के दरमियान तल्ख कलामी हो रही थी तो इस वक्त तुम भी वहाँ मौजूद थे।
میں نے کڑے لہجے میں کہا، لیکن کل تم نے میری پوچھ تاچھ کے دوران میں بڑے وثوق سے کہا تھا کہ مقتول چودھری کے جھگڑے کے وقت تم نیچے نیلی کار میں تھے۔ تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، زہرا ایک طوائف ہے۔ کمال ہے، آپ ایک بازاری عورت کی بات پر یقین کر کے مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ گامی کی اس دلیل پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اپنی اندرونی کیفیت کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور معتدل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اب میں بازاری عورت کی نہیں بلکہ بازاری مرد کی بات کروں گا۔ بازاری مرد؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں تمہارے بارے میں کہہ رہا ہوں گامی۔ میں نے تنزیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وقوع کی رات 1:30 بجے مقتول چودھری کوئی معجون وغیرہ کھانے کوٹھے سے نیچے اتر کر نیلی کار تک آیا تھا۔ مجھے بتاؤ، اس معجون میں کیا ملا ہوا تھا؟ وہ معجون نہیں، خمیرہ تھا، خمیرہ اب ریشم، اس نے قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جو کچے ریشم، شہد اور چھوٹی الائچی سے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا مقوی ہوتا ہے تھانے دار صاحب۔ گامی، تم مجھے یونانی ٹونک کی باتیں اور کہانیاں نہ سناؤ، بلکہ پاکستانی بازاری مرد کی حیثیت سے صرف یہ بتاؤ کہ جو خمیرہ وقوع کی رات مقتول چودھری نے کھایا، اس میں زہر کس نے ملایا تھا؟ زہر؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر وہ لکنت زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا، جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو گامی، میں نے نفرت بھری نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چودھری وارث علی کی موت سنکھیا نامی ایک زہر کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ وہ کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ گامی کی منافقانہ بلکہ مجرمانہ ذہنیت کا لوہا گرم ہو چکا تھا۔ تم یہ تو جانتے ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرم لوہے پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، وقوع کی رات لاہور سے شیخوپورہ جاتے ہوئے میرے تھانے سے پون میل آگے سڑک پر 4 ڈھاٹا پوش بندوں نے تم لوگوں پر حملہ کر دیا تھا۔ 2 بندوں نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا کلوروفارم والے رومال کی مدد سے، اور تمہاری انٹا غفیلی سے پہلے ہی دوسرے 2 بندوں نے چودھری وارث علی کو جکڑنے کے بعد تیزدار خنجر کی مدد سے اس کی شہرک کاٹ ڈالی تھی۔ جی، یہ سب تو ہوا تھا، وہ جلدی سے بولا، میں نے کل آپ کو اس بارے میں بتایا بھی تھا، لیکن میری تفتیش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ تو کچھ اور ہی کہتی ہے، میں نے خط درجے کڑوے لہجے میں کہا۔ میرے کھوجی نے جائے وقوع کا کھرا نکال کر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تمہاری سنائی ہوئی حملہ آوروں والی کہانی میں رتی برابر بھی صداقت نہیں ہے، اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے مذکورہ رپورٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے ان جارحانہ الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ رپورٹ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ جب چودھری وارث علی کی شہرک پر خنجر چلایا گیا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ زہر کھانے کے باعث موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ اب تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ چودھری وارث علی کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے ملک خدا بخش نے تمہیں کتنی رقم دی تھی؟ میں تو کسی خدا بخش کو جانتا تک نہیں، گامی نے خود کو بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ شاہ جی، اب آپ کی باری ہے، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے زمائنی انداز میں کہا۔ آپ گامی کو اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے جائیں اور مولا بخش کی مدد سے اس کی یادداشت کو 11,000 وولٹ کے جھٹکے لگا کر اسے یاد دلائیں کہ ملک خدا بخش کون ہے۔ امین شاہ کافی دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گامی کو کھینچتے ہوئے ٹرائل روم میں لے گیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے گامی کے چیخنے، چلانے، ڈکرانے اور کرلانے کی بلند آہنگ آوازیں آنے لگیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی گامی کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے سچائی اگل دی۔ گامی کا حلفیہ بیان میری توقع اور اندازے کے برعکس تھا۔ اس نے ملک خدا بخش کے ایما پر چودھری وارث علی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا تھا، بلکہ اس سازش کے عقب میں مقتول چودھری کا سوتیلا بیٹا چودھری بلال احمد تھا، اور ان معاملات کی چودھرائن سلطانہ بیگم کو کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں گامی کا بیان خلفیہ بصورت اقبال جرم قلم بند کر کے اس کا انگوٹھا لگوا دیا
इसके बाद मैंने इसे हवालात में बंद कर दिया। दूसरी फुर्सत में मैंने एएसआई फजलुद्दीन की सरकर्दगी में 3 अफराद की टीम बनाकर इन्हें चौधरी बिलाल अहमद की गिरफ्तारी के लिए किला शेखुपुरा रवाना कर दिया। आइंदा रोज़ चौधरी बिलाल गुस्से में लाल, पीला और नीला मेरे सामने बैठा हुआ था। वो अपनी गिरफ्तारी पर सख्त परेशान था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे डराने धमकाने की बहुत कोशिश की। फिर जब उसे पता चला कि गामी ने सब कुछ साफ साफ बक दिया है तो वो झाग के मानिंद बैठ गया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि 2 से 3 दिन में ये केस अपने मंतकी किनारे पर लग जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तल्ख लहजे में कहा, देख लो, मेरी पेशावराना कारकर्दगी तुम्हारे सामने है। मैं भी क्या करता। जब उसे फरार की हर राह मसदूद नज़र आई तो शकस्त खुर्दगी के एहसास ने उसे फटने पर मजबूर कर दिया। चौधरी साहब अपनी दौलत को पेशावर गंदी औरतों पर दोनों हाथों से लुटा रहे थे। वो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हुए शाकी लहजे में बोलता चला गया। इन्हें समझाने की हर कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। बस मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। चौधरी वारिस अली तवाइफों पर जो कुछ भी निछावर कर रहा था, वो दौलत तुम्हारी नहीं, उसकी अपनी थी। मैंने ठोस अंदाज में कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मकतूल ठीक कर रहा था। हर हाल में उसका अमल काबिल मजम्मत ही कहलाएगा, लेकिन तुम्हें या किसी और को उसकी जान लेने का इख्तियार नहीं था। तो क्या मैं उस दिन का इंतज़ार करता जब चौधरी साहब मालो दौलत और ज़मीनों जायदाद को तवाइफ औरतों के हवाले करके हमें सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने पर मजबूर कर देते? उसने हद दर्जा जले भुने अंदाज में कहा, क्या हमें शादबाद ज़िंदगी गुजारने का कोई हक़ नहीं है? शादबाद ज़िंदगी हर इंसान का हक़ है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन इस हक़ को हासिल करने के लिए जो रास्ता तुमने चुना है वो बर्बरियत और कानून शिकनी पर मबनी है, और मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने कानून की सरबुलंदी के लिए इस थाने में भेजा है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी और आसूदा सांस खारिज की और फिर कहा, अब तुम्हें और तुम्हारे संगी गामी को जेल की संगलाख दीवारों के पीछे बैठकर शादबाद ज़िंदगी के सपने बुनना होंगे। चौधरी बिलाल अहमद ऐसी नज़र से मुझे देखने लगा जिसमें बेबसी, बेकसी, मजबूरी और लाचारी तो बदरजा अतम मौजूद थी, लेकिन शादबाद ज़िंदगी का दूर दूर तक नामो निशान दिखाई नहीं देता था।